Yes, sir. Now you can start, please. सर अदनान, आप स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज। जी जी, थैंक यू। अच्छा बेटा, हम पढ़ रहे थे कि मैंने आपको बता रहा था कि सर सैयद अहमद खान जो है वो आपके जो पीपीएससी पेपर सेटर है उसका बहुत फेवरेट टॉपिक है। उसका जो है वो बहुत दिल करता है यहाँ से सवाल देने का। जो सर सैयद अहमद खान है, इनको बहुत सारे हिस्टोरियन जो है वो मसीहा का नाम भी देते हैं। ठीक है। मसीहा उस टाइम जो है, जो सिचुएशन चल रही थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, बहुत सब बच्चों ने यहाँ पे ये पाक स्टडी जो कि उसमें बुक्स में अपनी ये सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी कि जब ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद मुसलमानों के साथ क्या हुआ। मुसलमानों को मैक्सिमम जो है वो नैब कासिद लगा सकते थे, इवन क्लर्क की जॉब पे भी मुसलमान अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि भाई इस सब में आप मुसलमानों, आपका अपना कसूर भी है। ठीक है। अब उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज जब इंग्लिश रखी है, तो मुसलमान तब इंग्लिश से नफरत करते थे क्योंकि अंग्रेजों से नफरत थी, तो वो इंग्लिश सीखते नहीं थे। तो जब तक वो इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो वो उनसे ना बात कर सकते हैं और ना ही जॉब ले सकते हैं। दूसरा ये था कि अंग्रेजों को वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये खतरा पड़ गया कि मुसलमान जो उनके सामने पेश किया गया, तो उसमें ये बताया गया कि क्योंकि मुगल एम्पायर भी मुसलमानों का था। ठीक है। तो उनने ये था कि मुसलमान जो है ज्यादा पाकि हमारे खिलाफ रहे हैं, तो वो लॉयलिटी जो है, लॉयलिटी अमंग जो है वो ब्रिटिश तो जी, सॉरी, लॉयलिटी टुवर्ड्स ब्रिटिश था, वो उसका जो बड़ा इशू चल रहा था। तो सर सैयद अहमद खान ने मूवमेंट स्टार्ट की। अच्छा, एक सवाल आता है वैसे, मेरी नजर में एक बार एक बुक से ये सवाल गुजरा है कि सर सैयद अहमद खान ने कितनी फैमिलीज को रेस्क्यू किया था इन बिटवीन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के। तो वो 20 फैमिलीज थी। पेपर में मुझे नजर नहीं आया, लेकिन एक बार मुझे एक बुक में सामने आया था, तो मैंने आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि 20 फैमिलीज थी जिनको रेस्क्यू किया गया था। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए बेटा बताता हूँ कि कभी कभी ना पीपीएससी का पेपर सेटर जो है वो इतने फजूल सवाल पूछता है ना कि बंदे की तबीयत परेशान हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि उन्होंने, आप सबने देखा होगा कि जो पहला सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, स्पंटिंग वन उसका नाम था। 4 अक्टूबर 1957 को जो है वो यूएसएसआर ने, मतलब जिसका अब नाम रशिया है, तब सोवियत यूनियन यूएसएसआर कहा जाता था, तो उन्होंने लॉन्च किया 4 अक्टूबर 1957 में। ठीक है। तो अब पता है उसने, पता है क्या किया पेपर में सवाल? उसने पूछा है कि उस दिन क्या था, फ्राइडे सैटरडे संडे इस तरह के कोई थे। अब बताएं, बंदे का दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये कोई सवाल है पूछने का। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज बता दी कि आपको ये चीज पता हो कि 20 फैमिलीज को रेस्क्यू किया गया था, मे भी कभी ये सवाल पूछ ले। ठीक है। तो हम अपना सर सैयद अहमद खान पे आते हैं। तो सर सैयद अहमद खान जो है वो पैदा हुए थे 1857 में, सॉरी 1817 में पैदा हुए थे। और सैयद फैमिली थी, इनके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद तक्की। तकियुद्दीन भी कहा जाता था, तक्की भी कहा जाता था। ठीक है। तो दोनों नाम उनके वालिद के हैं। ठीक है। 1817 में ये पैदा हुए थे। तो सैयद फैमिली थी, इनकी जो फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे वो ऑलरेडी मुगल कोर्ट में थे। इनके जो ग्रैंड फादर थे सर सैयद अहमद खान के, वो 2 बार जो है मुगल कोर्ट के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। अब मेरा अभी म्यूट है, वरना मेरा सवाल पूछने का दिल कर रहा था, तो मैंने अगले दिन भी बताई थी। अगर म्यूट ना होता, फिजिकली होता, तो मैं ये सवाल आप बच्चों से जरूर पूछता कि प्राइम मिनिस्टर को मुगल कोर्ट में क्या कहा जाता था। तो चल, वकील कहा जाता था। आपने, मैंने कल आपको ये चीज पढ़ाई थी, आई थिंक कल ही पढ़ाई थी। ठीक है। जब मैंने आपको अकबर दी ग्रेट पढ़ाया था कि अकबर ने 4 डिपार्टमेंट बनाए थे, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, पे मास्टर और कमांडर का। ठीक है। तो ये उन्होंने जो 4 डिपार्टमेंट बनाए थे, तो उसमें इनने किया था, तो ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है। अगर वकील आए तो आपने वो लिखना है, अगर प्राइम मिनिस्टर आए तो वकील आ जाए, प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ ना आए तो परेशान नहीं होना आपने पेपर में। ठीक है। तो सैयद फैमिली थी, और वेल सेटल्ड फैमिली थी, लेकिन अचानक वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले पहले जब ये मुगल कोर्ट के प्रॉब्लम इशू खड़े हुए, ठीक है, तो इनको अचानक ही जॉब की जरूरत पड़ गई। तो इन्होंने फर्स्ट जॉब जो है वो 1838 में, ये आपने याद रखना है कि जब जो पहली जॉब इन्होंने की थी वो नायब मुंसिब की थी। इसको नायब मुंशी भी कहा जाता था, नायब मुंशी भी कहा जाता था, क्लर्क भी कहा जाता था। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में शुरू की 1838, और कहाँ शुरू की? आगरा में स्टार्ट की।
ये यहाँ लिखा हुआ है, आगरा में स्टार्ट की इन्होंने, ठीक है। तो पहली जॉब इन्होंने कहाँ स्टार्ट की, अपने कैरियर का स्टार्ट कहाँ किया, एज अ नायब मुंशी या नायब मुंसिब, एज अ क्लर्क 1838 ईस्ट इंडिया कंपनी का तो नहीं सवाल कभी आया, लेकिन ये आता है कि कहाँ से स्टार्ट की थी, तो आगरा में स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके बाद फिर 3 सालों बाद जो है, क्योंकि पढ़े लिखे थे और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको सब जज बना दिया 1841 में। 3 साल बाद ही इनकी तरक्की हो गई, और ये पहली बार जो है वहां लगे थे, वो मियाँपुरी में लगे थे, मियाँपुरी में, ठीक है। मियाँपुरी वाला सवाल कभी नहीं आया, तो इसको सिर्फ नजर देखना है, ज्यादा इस पे तवज्जो नहीं करनी, ये सवाल कभी भी पेपर में नहीं आया, पहले तो नहीं आया, अब का पता नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इनको 1842 में जो है ट्रांसफर कर दिया गया था मियाँपुरी से फतेहपुर सिकरी में, ठीक है, मियाँपुरी से फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ आपकी इजी के लिए, क्योंकि इसमें जो है ना वो सबसे ज्यादा ईयर्स ही आते हैं, तो मैंने आपकी जो सीरीज है एज अ ईयर्स वाइज आपके सामने दी है, कि आपको परेशानी ना हो, इनकी बस तफसीलात मैं बताऊंगा, लेकिन आपने फिर जैसे मैंने पहले कहा तफसीलात में नहीं जाना आपने, क्योंकि उसने सिर्फ वन पेपर में ईयर्स पूछने हैं या उन्होंने जगह पूछनी है, तो आपको वो ईयर्स और सिर्फ जगह याद करनी है, ठीक है। जैसे मतलब 1841 में वो कहाँ लगे, मियाँपुरी में लगे, फिर उनका ट्रांसफर कहाँ हुआ, तो फतेहपुर सीकरी में हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि असर असर उस सनादीद, ठीक है, ये इनकी 2 बुक्स थी, ठीक है। तो इन्होंने इसका फर्स्ट एडिशन दिया था, उसके बाद उसका सेकंड एडिशन दिया था, ठीक है। फर्स्ट एडिशन जो है वो 1847 में आया था, सेकंड एडिशन 1854 में आया था। असरुस्सनादीद ये बड़ी मशहूर किताब है, इसका ये भी ज्यादातर सवाल जो है वो ये आज नहीं आता, ज्यादातर सवाल ये आता है कि असरुस्सनादीद किसने लिखी थी, तो असरुस्सनादीद सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी, लेकिन आप इसके फर्स्ट सेकंड एडिशन के ये भी केयरफुली याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक सवाल जो है वो पेपरों में बहुत ज्यादा आता है कि जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, तो सर सैयद अहमद खान की पोस्टिंग कहाँ पे थी, ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने जहन में अभी अभी बिठा लें, कि आपके जहन से ये बात नहीं जानी चाहिए कि जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुई, तो उस वक्त सर सैयद अहमद खान की पोस्टिंग कहाँ थी, तो उस टाइम सर सैयद अहमद खान की पोस्टिंग बिजनौर में थी, बिजनौर, ठीक है। तो ये जगह का नाम है, तो आपने ये सवा ज़हन में अभी बिठा लें कि बिजनौर में, वैसे ये बिजनौर में 1855 में अपॉइंट हुए थे, और जब 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, वो ये वहीं एज अ सब जज बिजनौर में अपनी खिदमत दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद 1855 में इन्होंने आयन अकबरी लिखी, ठीक है, आयन अकबरी। उसके बाद 1858 में इनको इन्होंने क्या किया, अपॉइंटेड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1858 का नाम भी याद करें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने एज आपको थोड़ा सा इसको डीपली जाके आपको चीजें बता दी हैं कि 1858 में इन्होंने क्या, सदर सुदूर मुरादाबाद अपॉइंट हुए थे, इन्होंने स्कूल वहां था, तो वहां पे अपॉइंटमेंट हुए थे। हाँ, ये है कॉजेज ऑफ इंडियन 1859 में, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉजेज ऑफ इंडियन रिपोर्ट किसने लिखी थी, ठीक है, ये और कब लिखी थी, तो 1859 में कॉजेज ऑफ इंडियन रिपोर्ट लिखी थी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया था, ये एक इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने बताया था इंडियंस, अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों पे लिखी थी इन्होंने, कि उन्होंने बताया कि जिस तरह हम अक्सर आप पाक अफेयर्स में या मुतालिया पाकिस्तान की बुक्स में पहले पढ़ते आए हैं कि कॉजेज ऑफ के ऐसी क्या वजूहात हुई थी, इन्होंने अंग्रेजों को ये बताया कि ऐसी क्या क्या वजूहात थी जिसकी बेस पे मुसलमानों ने जंगें लड़ी, लेकिन इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, इसमें इनके साथ दूसरी भी, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ठीक है। तो ये उस टॉपिक पे कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट बुक लिखी गई थी, इसमें इन्होंने बहुत सारी तफसील में बताया कि हमारी जो आर्मी थी वो डिस्पर्स थी, हमारा कंट्रोल नहीं था, ठीक है। इन्होंने इसमें बड़ी तफसील से ये चीज भी बताई है कि जिस टाइम वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी, तो मुसलमानों का सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल नहीं था, मुसलमान सिर्फ दिल्ली तक ही थे, ठीक है। तो इससे बाहर जो सब कॉन्टिनेंट में कंट्रोल नहीं था, इसीलिए इस सारे की वजह जो है वो मुसलमान नहीं है। असल में इशू ये था कि मैं अगर आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, तो हम जिस जो कैपिटल होता है ना, जिस कंट्री का जो कैपिटल होता है,
ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मुल्क की किसी चीज के लिए भी। ठीक है, तो अगर आप हमारा कैपिटल जैसे इस्लामाबाद है, तो अगर आपका पूरा मुल्क जो है, इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद के अलावा पूरा मुल्क जो है वो किसी और मुल्क, कोई और मुल्क उस पर कब्जा कर ले, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब महकूम हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आप अभी भी आजाद हैं, क्योंकि आपका कैपिटल आजाद है। और अगर सिर्फ आपका कैपिटल जो है इस्लामाबाद जो है, अगर वो किसी बैरूनी फोर्स के अंडर आ जाता है और बाकी सारा मुल्क आजाद है, तो इसका मतलब है कि आप आजाद नहीं है। तो वहां भी यही इशू था, दिल्ली कैपिटल था, तो कैपिटल पे मुगल एम्पायर बैठा था, तो उनकी नजर में यही था कि इतना भी कसूर है, वो सारे ऑर्डर्स यहीं से गए हैं। तो उसकी जो गलत फहमियां हैं वो सर सैयद अहमद खान ने जो है वो दूर की थी। उसके बाद जो है, ये सिर्फ आपने इनके सानी याद करने हैं, ज्यादा नहीं है, कि मुरादाबाद मदरसा जो है वो कब कायम हुआ, 1859 में कायम हुआ। लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया कब बना, ये सिर्फ इसके सवाल ईयर्स आते हैं, हर बार ईयर्स आते हैं, तो ईयर्स को आपने खुद याद करना है। ठीक है, तो आपको इसकी स्टार्ट से याद करेंगे कि सबसे पहले मुरादाबाद मदरसा बना था। ठीक है, उसके बाद 1859 लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, 1860 इसकी एक ट्री बना लें। ठीक है, ये मुझे याद है कि जब हमने पीएमएस का 2020 में पेपर दिया था, तो उसमें एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ सर सैयद अहमद खान का एक क्वेश्चन पूरा आया हुआ था, 20 मार्क्स का। तो उसके ऊपर जो है, क्योंकि हम 20 मार्क्स का पेपर होता है, टाइम शॉर्ट होता है, तो हम जो है मोस्टली जो है पेपर जो है उसको एज लाइक हम पैराग्राफ की शक्ल में कम लिखते हैं, उसको शक्लों की सूरत में ज्यादा लिखते हैं। मतलब जैसे अब इसकी मुसलस बना दी, ट्राइंगल बना दी, ट्रीज बना दिए, ठीक है, उसके एंगल्स बना दिए, ठीक है, तो उस तरह से ज्यादा आते हैं। तो आप सिर्फ उस तरह ट्रीज बना के अपने नोट्स में इसको बना लें, और उसके नीचे ये लिख दें कि मुरादाबाद मदरसा 1859 में बना था, लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया जो है वो 1860 में बना था, गाजीपुर मदरसा बनाया 1864 में, साइंटिफिक सोसाइटी, ज्यादातर जो इन सब में सवाल आते हैं ना, वो आते हैं एमएओ कॉलेज, स्कूल का भी नहीं आता, एमएओ कॉलेज, क्यों, एम मोहम्मदन ओरिएंटल, ठीक है, तो एमएओ कॉलेज, एमएओ यूनिवर्सिटी और साइंटिफिक सोसाइटी, इन तीनों के नाम ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक सोसाइटी जो है अलीगढ़ में कायम हुई थी। ठीक है, और ये 1866 में हुई थी। एमएओ स्कूल 1875 में बनाया गया था। 2 साल बाद इसको प्रमोट कर दिया गया था, 1867 में इसको कॉलेज बना दिया गया था। उसके बाद मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनी 1886 में। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है एमएओ यूनिवर्सिटी 1920 में बनी। और इसमें जो है एक और चीज है जो मैं पहले बता चुका था आपके स्टार्ट में ही, जब हमने टू नेशन थ्योरी मैंने आपको बताई थी, तो टू नेशन थ्योरी में जब मैंने कहा था कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो है वो टू नेशन थ्योरी की बेसिक बनी थी, और वही बेसिक जो है वो कायदे आजम लेके आगे चले थे। तो वो टू नेशन थ्योरी जो है बेसिकली उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी पे चली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कब हुई थी। तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो है वो 1867 में हुई थी, जिसकी बेस पे टू नेशन थ्योरी जो है वो बनाई गई थी। अब मैं आपको थोड़ी सी इस पे तफसील बता दूं कि टू नेशन थ्योरी, मैंने इस चीज को आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बनारस के हिंदू थे जिन्होंने तहरीक ये उठाई थी कि उर्दू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ये हिंदी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। हालांकि इससे पहले 1867 उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी से पहले सर सैयद अहमद खान ने कभी भी किसी भी मौके पे ये चीज नहीं कही थी कि हिंदू और जो मुसलमान हैं उनको अलग अलग रहना चाहिए। वो हमेशा यही कहते थे हिंदुस्तान में दो कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान, और दोनों क्योंकि पहले भी मिल के रहते आए हैं और अब भी मिल के रह सकते हैं। इनमें थोड़ा कस्टम का फर्क है, लेकिन बाकी जो है इनको इकट्ठे रहना चाहिए सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंट में तो लेकिन जब 1867 में जो है ये बैठे थे, सॉरी 1867 में जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई, तो इसका एक वाकया आपको सुना देता हूँ। तो उस टाइम का जो है गवर्नर थे, ठीक है, तो गवर्नर के पास ना बैठे, इनकी दोस्ती थी, वो गवर्नर के पास गए, तो वो उन्होंने ना बातें करनी शुरू कर दी कि यार देखो ये कर रहे हैं हिंदू, ठीक है, इन मुसलमानों के खिलाफ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो वो बड़ा परेशान हो गए, वो कहते हैं कि आज से पहले मैंने आपको कभी भी, ये कोटेशन है जिसको मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, ठीक है,
तो वो कहने लगे कि आज से पहले मैंने आपको कभी भी हिंदू के खिलाफ जो है वो कभी भी ऐसी बात करते नहीं देखा, पहली बार आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि ये उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी चली है, हम इनको इकट्ठा चलाना चाहते हैं, लेकिन आप देखें उन्होंने हिंदी पे ही रोला किया। तो हिंदी जो है ये सोशल इशू था, ये रिलीजियस इशू नहीं था। ठीक है, बैकवर्ड में कुछ चीजें थी, लेकिन अगर जो बेसिक है वो सोशल था, वो रिलीजियस नहीं था। और दूसरी बात, कुछ बच्चे जो पीएमएस या सीएसएस का टॉपिक की तैयारी स्टार्ट करने लगे हैं, तो वो कोई भी चाहे ऐसे लिखें, चाहे आप बेटा पाक अफेयर्स, चाहे इस्लामियात, आपकी किसी भी लाइन से किसी भी बंदे को ये मतलब आपके पेपर चेकर को ये शो नहीं होना चाहिए कि आपका जो झुकाव है, वो झुकाव जो है वो किसी ना किसी मतलब उसकी तरफ है, फिरके की तरफ, या किसी ना किसी रिलीजियस इशू की तरफ आपका झुकाव है। क्योंकि अगर उस बंदे को नजर आया, वो आपका सारा पेपर फेल कर देगा। मैं आपको इसका एक छोटा सा बात बताऊं कि 2019 सीएसएस, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था जंग जमल का। ठीक है, मैं उस पर बहस नहीं करता, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सवाल बता रहा हूँ। जंग जमल का इस्लामियात के पेपर में क्वेश्चन आया था और मैंने उसको छोड़ दिया था, नहीं किया था। ऐसे क्वेश्चन आपने कभी नहीं अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जब आप लिखने बैठते हो तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो वो कहीं ना किसी बंदे का झुकाव चला जाता है। तो जिन जिन लोगों ने वो सवाल अटेम्प्ट किया था उस साल में, वो सारे इस्लामियात में फेल थे। तो आपने ये कोशिश करनी है कि ऐसा कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं करना, और आपने आपसे जब भी वो बंदा कोई भी आर्गुमेंट पूछे, तो आर्गुमेंट में आपने रिलीजियस इश्यूज डिस्कस नहीं करने। ठीक है, उसके बाद जो है इनका बड़ा एक मशहूर है, ऐसे ऐसे लिखा था इन्होंने, इस ऐसे का नाम था लाइफ ऑफ मोहम्मद। ठीक है, वो था विलियम म्योर, ये नाम आपने जहन में रख लेना है, विलियम म्योर था, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कुछ गलत बातें की थी। ठीक है, तो इन्होंने उसके जवाब में ये किताब लिखी थी। ये पहले इंग्लैंड गए, ठीक है, इंग्लैंड में जाके इन्होंने रिसर्च की, रिसर्च के बाद इन्होंने काफी रिसर्च के बाद जो है ये बुक लिखी थी और बुक पब्लिश कराई, जिसकी बेस पे उन्होंने बाद में जो है विलियम म्योर ने मतलब कहा भी था कि सॉरी मुझे उससे कुछ गलतियां हो गई, लेकिन फिर भी ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा था रोट ताबीन अल कलाम ऑन बाइबल, मतलब बाइबल जो है वो क्रिश्चियंस की बुक है, तो उन्होंने क्या किया था, इसके अंदर की जो चीजें हैं ना, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ना दी थी। बेसिकली ये मुसलमानों और अंग्रेजों को मिलाने के लिए उन्होंने बुक लिखी थी, क्योंकि इसमें उन्होंने लिखा कि ये अहले किताब जो है वो एक साथ मिलके खाना खा सकते हैं, इस तरह की मतलब जो और बातें हैं वो सारी किताबें हैं, कि मतलब वो क्या करना चाहते थे क्रिश्चियन सिर्फ मतलब डिना लेके तो मेरे पैसे नहीं है तो पढ़ो फिर। सर मैं इनके माइक म्यूट करता हूँ प्लीज। हाँ, तो टॉपिक असल में आपका एंड होने वाला है, तो मैं आपके ये सारे सवालों के जो जवाब है ना वो अभी दे देता हूँ। ठीक है, तो ताबीन अल कलाम बाइबल पे लिखी थी, और उसने रिसाला तहजीबुल अखलाक पे लिखा था, जिसमें इन्होंने खाने के आदाब बताए। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी, आदाब रहने के, बोलने के, इन्होंने एक रिसाला लिखा था। तो आपने इसमें क्या याद करना है, रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने लिखा था, ठीक है, ताबीन अल कलाम किस टॉपिक पे लिखी गई थी, बाइबल पे लिखी गई थी, और ऐसे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद जो है वो किसने लिखा था, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। किस की वजह से लिखा था, तो विलियम म्योर की वजह से लिखा था, उसने किताब लिखी थी। हमारे वैसे एक बार हमने पेपर दिया तो एक बंदे ने विलियम मुनीर लिख दिया था तो विलियम मुनीर नहीं है, विलियम म्योर है। ठीक है, तो ये हमारा बेटा आज का टॉपिक है। सर सैयद अहमद खान को बेटा आपने अभी बैठ के इस टॉपिक के बाद जो है सर सैयद अहमद खान का जितना भी अभी अभी मैं ये पेज शेयर करूंगा, आप सिर्फ यही सर सैयद अहमद खान का जो 1.5 पेज है ना, मतलब सिर्फ इसी को ही याद कर लें, तो आपका सर सैयद अहमद खान बहुत हद तक तैयार रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ सवाल जो हैं जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं ऑलरेडी आप बच्चों को बेटा बता चुका हूँ, कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि जब 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, तो सर सैयद अहमद खान कहाँ थे, मतलब कहाँ पोस्टेड थे, तो बिजनौर में थे। बाकी आपने साइंटिफिक सोसाइटी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, एमएओ कॉलेज, एमए स्कूल, एमएओ यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, ये सारे आपने एज, इसीलिए मैंने आपको ईयर्स लिख के आगे चीजें बताई हैं कि आपने ये ऐसे ही इस लेक्चर के बाद याद करनी है, क्योंकि ये सर सैयद अहमद खान पीपीएससी पेपर सेटर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा जिस बच्चे का कोई सवाल है
वो एक एक करके अपने नाम एक एक करके आप बेटा अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। मैं चैट्स में भी देख लेता हूँ। सर ये पेजेस ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट आज अब्सेंट थे या लेट ज्वाइन की मीटिंग, वो मुझसे रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। आज का लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है, बहुत अच्छा। तो इंशाल्लाह इसी तरह का है जैसे सर ने डिलीवर किया माशाल्लाह। तो आप लोग जो स्टूडेंट के कोई पॉइंट मिस हुआ था तो वही लेंगे, जिन्होंने सारा लेक्चर लिया है तो बाद में आप लोग कहें कि सर सेंड कर दें, तो पॉइंट ऐप यूज करके मैं इसको कंप्रेस कर लूंगा, फिर इंशाल्लाह आपको मिलेगा। किसी का सर क्वेश्चन एक तो बच्चे पूछो। एक बच्चे ने अली कोई है बच्चा जिन्होंने पूछा था कि सर इफ वी वांट टू रीड इन डिटेल दिस टॉपिक विच बुक वुड बी बेस्ट। बेटा हर बुक बेस्ट है, क्योंकि जो मैंने कई बार आपको बताया, जो पोस्ट पार्टीशन है ना, पोस्ट पार्टीशन वो आप किसी भी बुक में ले चले जाए ना, चाहे आप ऑथर जो है वो कोई भी आयशा जलाल को पढ़ लें, इसको वो जो लोधी है आर्टिकल भी लिखती है डॉन में, ठीक है, वो पढ़ लें। मलिया लोधी, हाँ मलिया लोधी को पढ़ लें, ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, आप कोई भी बुक लेके पढ़ सकते हैं। तो ये क्योंकि पोस्ट पार्टीशन हर बुक में एक ही है, ईयर्स आपको हर बुक में एक मिलेंगे, तो आप उनको रीड कर सकते हैं किसी भी बुक से। इसके लिए कोई स्पेशल बुक जो है वो नहीं चाहिए। और किसी का कोई सवाल हो तो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, सर मैंने जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जो आज वाला और कल वाला जो आपने जो भी बताया डिलीवर किया माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन जो फर्स्ट डे था ना मुझे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। जो आपने सिविलाइजेशन, फर्स्ट सिविलाइजेशन और गंधारा सिविलाइजेशन, या उससे जो जो फर्स्ट वाले 3 to 4 टॉपिक्स थे ना, उनकी जस्ट आउटलाइन जो है अगर आप रिपीट कर दें तो बाकी जो है वो मैंने कर लिया है। चलें, बाकी में आपको कोई इशू नहीं है? नो सर। चलें, चले अभी किसी को और का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले, फिर इसको भी करते हैं। कोई और बच्चा जिसका कोई सवाल हो? सर ये चलें, स्टूडेंट मतलब रेगुलर मेरा कल क्लास ले चुके हैं। जी आई जी थिंक जी सर, किसी आप का, वही। मैं वही पूछ रहा हूँ। मैंने अभी यही किसी बच्चे या बच्ची का कोई सवाल है तो वो अभी मुझसे पूछ लें, वरना फिर इसको देखते हैं। हम सिर्फ इस इन मैडम के लिए कुछ आगे भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं दे देता हूँ इनको थोड़ी देर में टॉपिक एक। नो सर, जस्ट आउटलाइन के कहाँ से जो है ये स्टार्ट हुई थी, जस्ट डिटेल से नहीं, जस्ट आउटलाइन। अच्छा, जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, मैंने कहा था कि सिविलाइजेशन जो है ना, जो अभी तक आपके पेपर्स में आती रही है ना, तो वो अभी तक हम अभी और बहुत सारी बुक्स हैं। मैं पहले उस दिन भी ये बात कर चुका था कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी जो पुरानी प्रिंटेड बुक्स हैं डोगर की या इन सब की जो भी बुक्स हैं, उन सब में अगर एंशियंट सिविलाइजेशन का नाम पूछा जाए तो वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का नाम बताया जाता है, जो इराक में है, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब अगर आपके पेपर्स में सवाल आए तो आपने मेसोपोटामिया नहीं लिखना। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन जो है वो एंशियंट सिविलाइजेशन है, मेहरगढ़ जो क्वेटा के पास है, ठीक है। तो एक तो ये है, क्योंकि जो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है वो 7000 BC बिफोर क्रिस्ट है, ठीक है। और जो इन इसकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ये 5000 जो है वो BC है, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है आपने जहन में रखनी है। दूसरी बात यह है कि हमने पढ़ा था, तीसरी हमने सिविलाइजेशन पढ़ी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली जी सिविलाइजेशन को तो मैंने काफी डिटेल से उस दिन डिस्कस किया था कि नहीं ये दो सर, मुझे समझ आ गई। मैं जस्ट ये पूछना चाह रही हूँ कि देखें, लेट्स सपोज फर्स्ट हमारी जो सिविलाइजेशन है वो तो आपने जो मेहरगढ़ है वो है, और जो उसके बाद पहले थी वो मेसोपोटामिया थी। लेकिन जस्ट इनका सीक्वेंस जो है ना, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने जस्ट अभी 2 पेपर ही दिए हैं PPSC के, और पहले कभी प्रिपरेशन सीक्वेंस की है आपको कभी। बिफोर क्रिस्ट, और एक आपको तो एक BC और एक AD है, ठीक है। BC को बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है, AD को एनो डोमिनी कहा जाता है। ये दो ईयर्स यूज होते हैं। असल में आप इसलिए कंफ्यूज हो रही हैं, आई थिंक, जहां तक मुझे थोड़ी सी समझ आ रही है कि अभी हमारे ईयर जा रहे हैं आगे, ठीक है। तब ईयर्स आ रहे थे पीछे। क्या मैं जी ठीक मैं समझा हूँ इस चीज यही को? पूछना चाह रही हूँ। जी जी मैं सर, मेरा यही क्वेश्चन है, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। हाँ, देखें बिफोर क्रिस्ट जो है ना, उसमें जो ईयर्स है ना
वो पीछे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पहले के जो है ना, वो जो ईयर्स आते हैं ना वो बैकवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, मतलब 7,000 जो है वो सबसे पुरानी है। जितनी बड़ी रकम होगी ना, जितना बड़ा ईयर होगा, वो बिफोर क्रिस्ट और एडी की बात कर रहा हूँ, अब की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बीसी है, इसके ऊपर एक वैसे पूरा टॉपिक बनता है। ये समझना वाकई मुझे समझ आ गई कि आपके लिए मुश्किल था। बड़ा अच्छा सवाल है, बाकी बच्चे भी इस चीज को सुन लें कि जो बिफोर क्रिस्ट है और एडी है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपको माइनस में करते हैं ना, कि माइनस की बात है, मैथ में करते हैं कि माइनस का हिस्सा जितना बड़ा होगा, ठीक है, तो वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो एज लाइक ये भी ऐसे ही है कि ये जो इनकी ईयर्स हैं, ये जितने बड़े होंगे ऊपर जाएंगे ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये नीचे से ऊपर नहीं जा रहे, एक से उधर नहीं जा रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं। 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, और ये फिर नीचे से आए। बात समझ आ गई सबको? बिफोर क्रिस्ट और एनो डोमिनी, ये दो हैं। बिफोर क्रिस्ट ईसा के से पहले के, एनो डोमिनी उनके ड्यूरेशन के, ये 2 ईयर चूज किए जाते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी इस चीज की। और फर्दर मैं हाँ किसी जी, दिन इस श्योर टॉपिक सर, को ना जज़ाकल्लाह। बहुत डिटेल से भी, क्योंकि ये वाकई ही एक पूरा टॉपिक है, लेकिन ये इस्लामियात का टॉपिक है, ये पाक अफेयर्स का टॉपिक नहीं है। तो इसलिए मैंने इस चीज को पहले डिस्कस नहीं किया। लेकिन आप इस चीज को समझ जाएं कि ईयर्स जो है ना, एनो डोमिनी और एडी और बीसी के, ये वापिस आ रहे हैं। ये आगे नहीं जा रहा है, ये पीछे, आगे से पीछे आए हैं सारे। और बेटा किसी का कोई सवाल? चले, ओके जजाकल्लाह। सर, जज़ाकल्लाह, इसको वाइंड अप इसको करते हैं काइंडली सर हम। सैयद अहमद खान को जरूर रीड और कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज। और सर अल्लाह ये हाफिज। एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो है सर, मैथ जब स्टार्ट करेंगे तो साथ होगी। सर ये सारे तो मैथ के साथ के क्वेश्चन है ना, तो मैथ में ये सारी चीजें ही हम पढ़ेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे। मैं इसीलिए आज मैंने, वैसे वो सवाल बच्चों का फिर रह गया कि कौन, अगर बच्चों को लगता है कि ये ज्यादा है तो वो इस चीज को नॉमिनेट कर सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं डेली का डेली। ठीक होगा सर, ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।